देश के साथ उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। कांग्रेस मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने किया ध्वजारोहण। कांग्रेस भवन में कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने किया एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग का शुभारंभ। देश के 21 राज्यों के 300 खिलाड़ी ले रहे प्रतिभाग। उत्तराखंड में 29 और 30 दिसंबर को बदल सकता है मौसम का मिजाज। न्यू ईयर पर हो सकते हैं बर्फ के दीदार। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग 2022-23 चौथी रैंकिंग और ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष महिला चैंपियनशिप 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। टीएचडीसी के सौजन्य से टिहरी बांध की झील में 3 दिवसीय एशियाई चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफाइंग एवं कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि टिहरी झील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग और कैनोइंग की एकेडमी स्थापित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध के ऊपर से आवागमन की अवधि 1 घंटा और बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद लोग शाम 7 बजे तक टिहरी बांध के ऊपर से आवागमन कर सकते हैं। हमारे सभी को आगे आने का अवसर मिला है। वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिता होने से यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। के क्षेत्र में जो तमाम हमारी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं ऐसा ही आज हम को सभी आगे देख रहे बढ़े। हैं। उसी के साथ साथ जो आज मैं इस कंपटीशन के लिए मंत्री जी का समय पर बहुत धन्यवाद पहुंचकर उन्होंने ड्राइंग के लिए समय को स्पोर्ट्स सफल बना रहे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडियन पैकिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होगा कैनोइंग और कयाकिंग का, जिसका कि आज इवेंट है। वो ट्रेनिंग सेंटर हम लोग स्थापित करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्थापित करेंगे, टीएचडीसी स्थापित करेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों को रहने के लिए कोचेज की व्यवस्था, इक्विपमेंट की व्यवस्था सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। जो हमारे एथलीट्स हैं जो प्रॉमिस दिखाएंगे, उनको हम विदेश भी भेजेंगे अपने खर्च पर ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते ये हैं कि ये कैनोइंग और कयाकिंग में हमारा देश कुछ मेडल्स लाए। आज समूची कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का आज 138वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर जहां कांग्रेस उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में रक्त शिविर, फल वितरण जैसे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र गीत गाकर सेवा दल के झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और कुर्बानियों के बारे में भी सचेत किया। इसके साथ ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने भी मीडिया से बातचीत में पार्टी की आगे की रूपरेखा के बारे में जानकारियां साझा की। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आजादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सुनिश्चित धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आजादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्म को जोड़ करके आंदोलन किया गया। एक जाति धर्म के नाम पर नहीं था और इसी वो आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए, फिर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया और अहिंसा का मार्ग पर चल करके सब धर्म सम्मान करके कांग्रेस ने जो देश को आज़ादी दिलाया, उसमें बहुत घर बर्बाद हुए, तबाह हुए, कितनों को फांसी की सजा हुई, कितनों को गोलियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आज रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे ने पेलरबंदी भी की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलरबंदी का सर्वे किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।
एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सीमांकन के साथ ही अगले 1-2 दिनों में मुनादी और नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 1 हफ्ते बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था का पालन हो, इसके लिए एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये धरने पर बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर? जो धरने पर बैठे हैं ये लोग नहीं तो वो बैठे हैं तो वो अब उसमें अब क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अच्छा, राजस्व का मैप जो कहते हैं, देखिए रेलवे का जो मैप है, सीमांकन जो पहले वाला हुआ है वो रेलवे के मैप के आधार पर ही हुआ है और उसी को ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। हम तो केवल उस मैप, क्योंकि उनका मैप मैं आपको बता रहा ना, उनकी एक पटरी उसमें दिखाई गई है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक से डिस्टेंस दिखाई गई है कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर, क्योंकि वो कर्व में है रेलवे ट्रैक यहाँ पर से स्टेशन से लाल कुआं की ओर, तो कहीं पर वो 400 फीट आ रहा है, कहीं पर वो 800 फीट आ रहा है, कहीं पर 500 फीट आ रहा है। तो वो चीज उन्होंने अपनी डिस्टेंस को मैं दिखा रखी है, उसको हमने रेलवे के मैप को अपने मैप से सिंक्रोनाइज किया, उसके आधार पर ये मुनादी और पब्लिकेशन। रामनगर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से स्थानीय विधायक ने करीब 5 वर्ष पूर्व विधायक निधि से रामनगर पुलिस को लाखों रुपए की लागत से 28 सीसीटीवी कैमरे दिए। इसके अलावा सांसद निधि से 24 कैमरे दिए गए थे, जिसके बाद रामनगर शहर के कई इलाके पूरी तरह 52 सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। इन कैमरों के लगने के बाद जहां एक और जनता ने राहत की सांस ली, तो वहीं पुलिस को भी हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाओं का अनावरण करने में या उसको पता करने में काफी मदद मिलेगी। और अब इन कैमरों की मदद से पुलिस ने कई बड़ी घटनाओं का खुलासा भी किया। लेकिन सितंबर माह में आकाशीय बिजली गिरने के बाद 52 कैमरों में से 49 कैमरे पूरी तरह से बंद हो गए और मात्र 3 कैमरों के भरोसे शहर की कानून व्यवस्था चल रही है। तो वहीं कैमरे बंद होने के बाद से चोरी के अलावा कई अन्य घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। कैमरे जो दिए गए थे इसीलिए दिए गए थे कि नगर की सुरक्षा हो, नगर शांत रहे। अब क्या कारण रहे, मैं बीच में गया था वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये आकाशीय बिजली जो होती है इसके कारण से इनका ये नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं विधायक निधि से कुछ पैसा मरम्मत के लिए दे दूँगा, कुछ नए। और मैंने ये भी किया था कि उसमें जो हमारे सेंसिटिव जोन है उनमें ज़्यादा महत्व दिया जाए। इसी प्रकार से ग्रामीण में भी, शायद टाटा में भी दिया है कुछ। और ये भी किया जा सकता है कि किसी के घर पे कोई व्यवस्था की जा सकती है। तो मैंने 7.5 लाख रुपया इस बार दिया है। उत्तराखंड में आगामी 29 और 30 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पर्यटक उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यू ईयर बनाने आ रहे हैं, उन्हें बर्फ का दीदार भी हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 30 दिसंबर से एक्टिविटी हालांकि कम होने जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर जारी रहेगा। जो लोग मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग से सफर पर निकलेंगे, उन्हें सावधान रहने की जरूरत होगी। शिक्षक और संसाधनों की कमी के बीच संचालित हो रहे सरकारी स्कूलों में सरकार और विभाग की लोक लुभावनी योजनाओं के बाद भी छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही। जनपद में 524 संचालित राजकीय प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं, जिसमें से 92 स्कूलों में छात्र संख्या 10 से कम है। ऐसे में इन स्कूलों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेडूबगढ़ में कहने के लिए 5 छात्र हैं, लेकिन विद्यालय में एक भी छात्र नहीं आता। सर, गतिविधियाँ चलाने में दिक्कत तो पड़ती है, लेकिन जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हम वो गतिविधियाँ नहीं चला पाते हैं। क्योंकि एक तो प्रार्थना असल तभी होता है जब 2-4 बच्चे हों। स्वयं मेरा पहला ये नियम था कि मैं हारमोनियम ढोलक में यहाँ पर प्रार्थना करवाता था, सारे लोग विदित हैं। लेकिन जब से 1 छात्र 2 छात्र हुए, तब से ये रोटेशन हमारा बंद हो चुका है। फिलहाल प्रार्थना के समय हम जल्दी बैठ जाते हैं। मैं उसको जनरल नॉलेज के 1-2-4 शब्द जो भी शब्द बताने होते हैं इसको पढ़ाता हूँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनाता हूँ। ये मेरे दिन की डेली की शुरुआत है। उसके बाद मैं विषय पाठन पे आता हूँ। तो आप समझते हैं कि
क्लास तो क्लास होती है, और सिंगल बच्चे को पढ़ाना कितना कठिन होता है ये सभी लोग भी देते हैं। क्योंकि अगर मैंने 10 बार भी अगर कोई प्रश्न उसको बताया और सिंगल बच्चा अगर उत्तर नहीं दे पाया तो मैं 0% हूँ। यदि मैं उस बच्चे को 10 बच्चों को अगर 2 बार भी पढ़ाता हूँ और 7 बच्चे भी मेरे अगर पढ़ते हैं तो 70% मुझे रिजल्ट मिल जाता है। तो इससे मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे छात्र नामांकित 5 बच्चे हैं और कक्षा 5 में तो 2 काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं, 10-15 दिनों से। और एक कक्षा 2 में एक बालक जो हमेशा आता है उसकी भी आजकल तबीयत खराब है। और कक्षा 1 में जो 2 बालिकाएं हैं वो भी लगातार एब्सेंट ही चल रही हैं। मैं सुबह यहाँ पे 9 बजे आ जाता हूँ, 9 बजे से 3:30 बजे तक बैठा। तो छात्र संख्या कम है, स्कूल की स्थिति भी काफी जीर्ण सी है। बहुत जीर्ण सी क्या स्थिति है पूरी बताइए। स्कूल के ऊपर छत पूरी तरह से बर्बाद है। आगे की 4 दीवारें भी जो हैं अलविदा रोड में सारी खत्म हो चुकी हैं, और शौचालय भी जो बालक बालिका थे वो भी सारे खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया भी था प्रस्ताव ना करके जुलाई में, तो उसमें भी अभी कोई गौर नहीं हुआ। तो संभव तो अब अगले साल ये स्कूल बंद हो जाएगा जिस तरीके से छात्र जिस तरह से ये छात्र संख्या ये चले तो लग रहा है कि मार्च अप्रैल में बंद हो जाएगा। स्टोन क्रशर और ओवरलोडिंग के खिलाफ सितारगंज के समस्त ट्रांसपोर्टर्स ने बमनपुरी तिराहे के पास धरना दिया। ट्रांसपोर्टर्स गुरदीप सिंह चौहान ने बताया कि स्टोन क्रशर वालों की मनमर्जी चल रही है। स्टोन क्रशर से निकलने वाले डंपर और ट्रक ओवरलोड होकर निकाले जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अच्छे दामों पर अपना माल बेचते हैं। ओवरलोडिंग के खिलाफ हम लोग 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बैठेंगे, ऐसा कहना है प्रदर्शनकारियों का। उनका कहना है कि हमारे 2 डंपर वालों को रोका गया, जिनके कागजात चेक करने पर पता लगा कि उनकी गाड़ियों में ओवरलोड माल भरा हुआ है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि प्रशासन इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करे तो ये ओवरलोडिंग रुक सकती है। सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सहनी का कहना है कि अधिकतर चेकिंग और कार्रवाई वो करते रहते हैं और कई बार ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी गई हैं। 3 दिन से हम सड़क की निगरानी खुद कर रहे हैं, जिसमें ओवरलोड ये 2 गाड़ी हमने अभी पकड़ी है जो ओवरलोडिंग है, और इनके पेपर भी नहीं है। एक गाड़ी के तो पेपर भी नहीं है, एक की अपनी फिटनेस भी निकली हुई है और उसका टैक्स भी नहीं है, इंश्योर्ड भी टूटा हुआ है। ऐसे ओवरलोड वाहन जो रोड पे चलते हैं जिससे हादसे होते हैं, उनको रोकने के लिए हम सब लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारी प्यार से कोई सुनने वाला राजी नहीं है। स्टोन क्रशर वाले अपनी मर्जी में उतारू हुए पड़े हैं। 1 हफ्ता पट्टा खोले को हो गया है और पट्टे का जो रेट है वो जो सरकार को रेट दे रहे हैं वो 12 रुपये कुछ पैसे हैं, और जो गाड़ी वालों से 35 रुपये वसूले जा रहे हैं। और वल्टी से अलग जो ऊपर का वेट हमें देते हैं उसकी भी अवैध वसूली 20 रुपये ली जाती है। हम उसके विरोध में सब एकत्र हुए हैं। पट्टाधारक और स्टोन क्रशर ये दोनों स्वामी मिलकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। पट्टे वाले मनमाने ढंग से रॉयल्टी पे माल बेच रहे हैं और इधर स्टोन क्रशर वाले जो हैं वो मनमाने तरीके से उस माल को खरीदना चाह रहे हैं। हम दोनों तरफ से पिसे हुए हैं। जो राज्य के अंदर का आदमी है वो काम करने में पूरी तरीके से विफल हो चुका है, और जो राज्य से बाहर की गाड़ियां आ रही हैं उनको मनमाने तरीके से माल बेचा जा रहा है, ओवरलोडिंग कराई जा रही है, अवैध परिवहन भी कराया जा रहा है। तो इसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं कि यदि हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को भी इस तरीके का अनैतिक काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। जब हम सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम गलत काम को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। खबर जोशीमठ से है, जहां सीधार वार्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2 होटलों में आई दरारों के चलते दोनों होटल आपस में टकराने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे में इन होटलों के नीचे रहने वाले 7 परिवार भी खतरे की जद में हैं। यहां स्थिति 16 परिवार की ये बन गई है कि वो भय के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन के निरीक्षण के बाद इन भवनों पर रहने के बाद किराएदार भी यहां से छोड़कर चले गए। होटल के नीचे रहने वाले भवन स्वामियों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की। नगर में ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। नगर पालिका ने नगर के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। 3 दिन पहले की रिपोर्ट 559 हो गई है, जबकि 16 परिवार ऐसे हैं जिसमें से 8 परिवारों ने अपने मकानों को छोड़ दिया है। 8 परिवार आज भी टूटे हुए मकानों में रहने को मजबूर है। जैसा कि कल यहाँ पे एसडीएम मैडम ने औचक निरीक्षण किया यहाँ पे, तो मैडम ने देखा यहाँ पे कि मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, और जो मकान के नीचे दीवार है, दीवार पूरी खिसक चुकी है, जिससे कि कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। यहाँ पे भूतसाव तो जोशीमठ में हो ही रहा है,
लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन नगर पालिका द्वारा ना नाली ना पानी के लिए नाली की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है। यहाँ पे इतने परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 10-12 साल हो गए हैं मकान बने हुए, तो आज तक यहाँ पे पालिका कभी काम नहीं करा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पानी आता है रोडों का। दूसरे में यहाँ पे जो है बड़े बड़े होटल बने हैं, आलीशान होटल, उसका दबाव नीचे बन रहा है। इतने परिवार कभी भी इसके खतरे से दब सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो आजकल चर्चा में है, जोशीमठ में पूरा भूधसा हो रहा है। हम लोगों की मकानों पे भी काफी बड़ी बड़ी दरारें हैं। भूधसा से तो डर बना है, भय बना ही हुआ है, डर है। और जो ये 5-5 मंजिला होटल है यहाँ पे बनाए गए हमारे ठीक पीछे। भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और तैयारियों हेतु जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। एसीएमओ डॉक्टर MS खाती ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, औषधि और अन्य उपकरणों को सफल परीक्षण किया गया। कहा गया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट के कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत सीमांत जनपद चमोली में समयबद्ध तैयारी की जा रही है। हालांकि वर्तमान तक इस नए वेरिएंट को लेकर भारतवर्ष में किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं जताई गई। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड के अनुरूप ही व्यवहार को अपनाएं, जैसे घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, और साथ ही लोगों से अपील किया है कि सभी लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। अल्मोड़ा में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने देर रात होटल, रेस्टोरेंट में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने होटल में ठहरे बाहरी व्यक्तियों के आईडी कार्ड और होटल के रजिस्टर चेक किए। इस दौरान होटल प्रबंधकों को दस्तावेजों की चेकिंग के बाद ही बाहरी लोगों को होटल में ठहराने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद पुलिस ने बाजार, गली, मोहल्लों में चेकिंग अभियान शुरू किया और अराजक और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी। गदरपुर के महतोश पुलिस चौकी के पास सिख समाज के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में शहीदी पर्व मनाया। इस दौरान बाबा प्रताप सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में हर वर्ष महतो पुलिस चौकी के पास धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की जनता बड़े उत्साह से प्रतिभाग कर रही है और गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। वहीं स्थानीय श्रद्धालु मंजीत सिंह बिट्टा ने कहा, धर्म और देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने बलिदान दिया था और आज उनकी याद में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस 28 तारीख को छोटे साहिबजादों का शहीदी दिन है। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी आज ही के दिन नीहों में चिनवा दिए गए थे और ये दिसंबर का जो महीना सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और लिखा गया है। और छोटे साहिबजादों के नाम से ही ये महतोश प्रेम नगर में साहिबजादा चौक बनाया गया है। पिछले 4 सालों से यहाँ पे बड़ी संगत और यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी जो है बड़े अच्छा सेवा कर रही है। यहाँ गदरपुर में प्रेम नगर गांव के पास में साहिबजादा चौक, यहाँ आज चौथा साहिबजादों की याद में सालाना समागम मनाया जा रहा है। ये जो उनकी कुर्बानी है 4 साहिबजादों की, उनकी कुर्बानी को समर्पित है। समूह जो प्रबंधक कमेटी है, हमारे खालसा डॉक्टर बिट्टू वीर जी हैं, सभी को मैं इस समागम के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उपराला किया और ये समागम हर साल बढ़ता जा रहा है। और सभी से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आके अपना नमस्कार करें, योगदान डालें और समागम की शोभा बढ़ाएं। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। काफी लंबे समय से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, तो ऐसे में प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं लगातार बढ़ रही ठंड के चलते आम लोगों का बाहर निकलना दूभर हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को भी ये बीमार कर रहा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप में ज्यादातर बच्चों को वायरल फीवर और निमोनिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। वहीं जिला अस्पतालों में बढ़ती ठंड के चलते अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन ठाकुर ने बताया कि बढ़ती ठंड के चलते छोटे बच्चों में वायरल फीवर, निमोनिया और सर्दी जुकाम जैसे बीमारियां ज्यादातर हो रही हैं।
पिथौरागढ़ जिले के टकाना रामलीला मैदान में आज युवा कल्याण विभाग ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली युवा महोत्सव प्रतियोगिता कार्यक्रम का धूमधाम से इसकी शुरुआत की। वहीं दीपक चंद्र भट्ट, प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी, ने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद के 8 विकासखंडों के कलाकारों ने उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। 8 विकासखंड की टीमों में से जो भी टीम प्रथम स्थान प्राप्त करेगी वो टीम राज्य स्तर पर हिस्सा लेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में कई टीमें ऐसी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।